चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन जिस रफ्तार से उसने पिछले 4 दशकों में तरक्की की है, वो रफ्तार अब थमती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है चीन का रियल एस्टेट सेक्टर, जो कभी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे मजबूत आधार माना जाता था। बीते करीब 5 सालों में ये सेक्टर लगातार मंदी की चपेट में है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद संकट कम होने के बजाय और गहराता जा रहा है। मौजूदा दौर में चीन का रियल एस्टेट सेक्टर अपने सबसे बुरे समय में से गुजर रहा है। देश के अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें लगातार गिर रही हैं और घरों की बिक्री भी बहुत कम हो गई है। डेवलपर्स नकदी संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि पूरा सेक्टर कर्ज के बोझ के तले दबा पड़ा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई कंपनियां पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेने के लिए मजबूर है। इससे यह साफ हो जाता है कि समस्या केवल मांग की नहीं बल्कि पूरे वित्तीय ढांचे को लेकर के है। साल 2025-26 के दौरान चीन में औसतन घरों की बिक्री में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। शहर दर शहर हजारों फ्लैट और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तैयार खड़े हैं, लेकिन खरीदार नजर ही नहीं आते। लोग अब प्रॉपर्टी में निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें कीमतों में और गिरावट का डर सता रहा है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए लगातार कदम भी उठा रही है। मकान खरीदने से जुड़े नियमों में ढील दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसा पूरी तरह लौटता हुआ नजर नहीं आ रहा। चीन के रियल एस्टेट संकट की शुरुआत साल 2021 से मानी जाती है, जब सरकार ने इस सेक्टर पर सख्ती दिखाते हुए 3 रेड लाइंस नीति लागू की थी। इस नीति के तहत रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अंधाधुंध कर्ज लेना मुश्किल हो गया। इसका सबसे बड़ा असर एवरग्रांडे जैसी दिग्गज कंपनी पर पड़ा। कभी चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी रही एवरग्रांडे आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया गया है। एवरग्रांडे की नाकामी ने चीन की रियल एस्टेट सेक्टर की असलियत दुनिया के सामने ला दी। एवरग्रांडे के बाद संकट की चपेट में आई कंट्री गार्डन, जो कभी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर मानी जाती थी। जिस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में कभी घरों की ताबड़तोड़ बिक्री होती थी, वहां अब बिक्री और प्रोजेक्ट डिलीवरी दोनों में तेज गिरावट देखी जा रही है। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और कंपनी की वित्तीय हालत लगातार कमजोर होती चली गई। इससे यह साफ हो गया है कि संकट केवल 1 या 2 कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सेक्टर में फैल चुका है। अब इसी कड़ी में चाइना वांगके का नाम भी जुड़ गया है। चाइना वांगके को लंबे समय तक चीन की सबसे मजबूत और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी माना जाता रहा है, लेकिन अब ये कंपनी भी गहरी वित्तीय समस्या से जूझ रही है। साल 2025 में वांगके को करीब 82 अरब युआन यानी लगभग $11.5 अरब से ज्यादा का रिकॉर्ड घाटा हुआ, जो पिछले साल की तुलना में करीब 65% ज्यादा है। बॉन्ड भुगतान के लिए कंपनी को समय बढ़ाने की नौबत आ गई है और फिलहाल वांगके डिफॉल्ट से बचने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रही है। वांगके इस समय कर्ज पुनर्गठन को लेकर के बातचीत कर रही है और बड़े बॉन्ड्स के भुगतान के लिए एक्स्ट्रा समय मांग रही है। यानी कंपनी एक तरह से कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने की कोशिश में है। अगर वांगके डिफॉल्ट करती है तो इसका असर सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैंक, बॉन्ड होल्डर, रिटेल निवेशक और कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी संकट में आ सकती है। चाइना वांगके की कहानी अपने आप में चीन की रियल एस्टेट बूम और उसके पतन की कहानी है। साल 1984 में शेनज़ेन में स्थापित वांगके की शुरुआत एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी। 1990 के दशक से लेकर के 2015 तक ये कंपनी चीन के रियल एस्टेट बूम की रीढ़ बनी रही। मिडिल क्लास हाउसिंग पर फोकस, समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी और किफायती कीमतों की वजह से कंपनी भरोसे का प्रतीक बन गई है। 1991 में वांगके चीन की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली शुरुआती रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल हुई और लंबे समय तक इससे सबसे सुरक्षित प्रॉपर्टी कंपनी माना जाता रहा। 2016 के बाद वांगके ने तेजी से विस्तार किया और इसी दौरान सरकारी कंपनी शेनज़ेन मेट्रो ग्रुप इसकी बड़ी शेयर होल्डर बन गई। लेकिन बढ़ते कर्ज और बदलते सरकारी नियमों ने धीरे धीरे कंपनी को भी मुश्किल में डाल दिया। आज चीनी कंपनी वांगके को संकट से उबारने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ा सरकारी बेल आउट पैकेज सामने नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।